में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के नवनीत दवानी और एंजल कमोडिटीज ब्रोकिंग के अनुज गुप्ता। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। नवनीत, अंतर्राष्ट्रीय बाजार क्लियरली बाइडेन का यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उन्होंने साइन किए हैं उसका इम्पैक्ट प्राइसेस पे देख रहे हैं। सभी एसेट क्लासेस में बढ़त देखने को मिली है। यहाँ पर आपके टॉप ट्रेड्स कहाँ हैं? गुड आफ्टरनून मनीषा। हमने लास्ट 2-3 दिनों में देखा है कि गोल्ड प्राइसेस एक अच्छी रैली अच्छे बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं और पिछले हफ्ते में जो करेक्शन आया था उसके लॉसेस को काफ़ी हद तक रिट्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जो अनसर्टेनिटी है काफ़ी हद तक दूर हो चुकी है। उसके अलावा भी गोल्ड प्राइस में अच्छी स्टेबिलिटी या स्ट्रेंथ देखने मिल रही है डॉलर इंडेक्स के मजबूती के साथ साथ। तो गोल्ड बाई किया जा सकता है 49,500 के आसपास। 49,350 का आप स्टॉप लगाए। 49,900 तक के अपसाइड टारगेट अगले 2 सेशन में देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ क्रूड ऑयल प्राइसेस करीब 52 साढ़े $52 के आसपास एक टायर्डनेस या एक एग्जॉशन दिखा रहे हैं WTI लेवल्स पे। अब मुझे लगता है कि काफ़ी सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुके हैं और अभी अगले 1-2 हफ्ते तक ऐसा कोई ओपेक की तरफ से ना स्टेटमेंट आना है या स्टिमुलस भी प्राइस इन हो चुका है। सेल करके चलना चाहूँगा। 3890 के आसपास सेल करिए। 3930 का आप स्टॉप लगाइए एंड 3800 3810 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। सोने में खरीदारी लेकिन कच्चे तेल में बिकवाली की राय। यहाँ पर अनुज, एग्रीकल्चर कमोडिटीज में कहाँ है आपका ध्यान? मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। हमने ग्वार में आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा है। कल भी इसमें एक तेजी देखी थी और आज भी कंटिन्यू रही है। काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिला है। मुझे लगता है कि ग्वार सीड में खरीदारी करना चाहिए। ऊपर में टारगेट करीबन 4050 तक हो सकता है। स्टॉप लॉस 3850 पे लगाएं। हमें लगता है कि ग्वार सीड में खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक में भी कल अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। यहाँ वॉल्यूम्स बढ़े हैं और मुझे लगता है कि कॉटन सीड ऑयल केक में आगे भी तेजी बन सकती है। तो 2050 के आसपास खरीदारी करें। 1980 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 2200 रुपए तक देखने को मिल सकता है। तो ग्वार सीड और कॉटन सीड ऑयल केक दोनों में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ऑलराइट, एग्रीकल्चर में यहाँ पर काफी मूवमेंट बनती हुई दिख रही है और यहाँ पर भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज हैं। भाव हमने रबर के भी यहाँ पर काफी वॉलेटाइल देखे हैं। पिछले साल में भी करीबन 42% की तेजी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रबर के भावों में देखने को मिली है और इस साल की शुरुआत यहाँ पर काफी चौपी हुई है। लेकिन अब भी जिस तरह की मांग यहाँ पर ऑटोमोबाइल सेक्टर से आ रही है और रबर ग्लव्स की तरफ से आ रही है, बाजार को लगता है कि यहाँ पर आगे जाके सपोर्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, आज का दिन कुछ मुनाफा वसूली वाला था। ये तो बात हुई प्राइसेस की, लेकिन MCX पर पिछले महीने में रबर में फ्यूचर्स ट्रेडिंग शुरू हुई है। इसका मिनिमम लॉट साइज 1 टन है। वहीं इस पर 10% का मिनिमम इनिशियल मार्जिन लगेगा। अगर आप भी रबर में ट्रेड करना चाहते हैं तो इसको लेकर आपका क्या नजरिया होना चाहिए, कैसे ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह का फीडबैक है, जानने के लिए हमारे साथ MCX के बिजनेस डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग हेड ऋषि नथानी जुड़े हैं। ऋषि नमस्कार। रबर काफी अपॉर्चुन टाइम पर यहाँ पर लॉन्च किया गया है क्योंकि एक तो यहाँ पर डिमांड है और इंडिया में यहाँ पर हेजिंग और ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। 1 महीने के बाद किस तरह का फीडबैक और पार्टिसिपेशन आपने यहाँ पर आता हुआ देखा है? नमस्ते मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। रबर का कॉन्ट्रैक्ट जो है हमने मार्केट की डिमांड पे ही लॉन्च किया था और यहाँ पे भारत में कोई भी एक ऐसा रबर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था और यहाँ के लोकल जितने हेजर्स हैं और फिजिकल मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, प्लांटेशन ओनर्स हैं, सबको एक रिक्वायरमेंट थी कि एक बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट मिले जिससे प्रॉपर प्राइस डिस्कवरी हो और वो हेजिंग कर सके और डिलीवरी लगा सके। तो अभी तक का जो हमने देखा है 20-25 दिन हुए हैं करीब। हमने 28 दिसंबर को लॉन्च किया था रबर कॉन्ट्रैक्ट और इसमें काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन आ रहा है। दिन प्रतिदिन पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, डिलीवरी भी लग रही है और सबसे बड़ी बात है कि बहुत बढ़िया ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। तो हमें आशा है कि आगे चलते हुए रबर में अच्छा पार्टिसिपेशन आएगा पूरे मार्केट से, हर तबके से आएगा, जहाँ हेजर से भी आएगा, फिजिकल मार्केट के पार्टिसिपेंट से भी आएगा, मैन्युफैक्चरर से भी आएगा, कंज्यूमर से भी आएगा। ऋषि, क्योंकि ये कंपलसरी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको लगता है कि हेजर्स तो ऑफ कोर्स यहाँ पर बाजार में आएंगे ही, लेकिन जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, इन्वेस्टर कम्युनिटी है, क्या उसकी तरफ से भी इंटरेस्ट है? देखिए, ये मार्केट सबके लिए होता है। ये ऐसा कोई नहीं है कि कोई एक कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ कोई हेजर के लिए ही है। हर कॉन्ट्रैक्ट सबके लिए होता है और जब कॉन्ट्रैक्ट चल पड़ता है तो हर प्रकार के लोग इससे जुड़ते हैं और उसी से लिक्विडिटी और डेप्थ बढ़ता है मार्केट। ऋषि, किस तरह की फिलहाल मूवमेंट यहाँ पर डिलीवरी के तौर पर देखने को मिली है, क्योंकि हम फर्स्ट एक्सपायरी के काफी क्लोज हैं यहाँ पर। आपने कहा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर काफी अच्छा खासा है।
हाँ जी, ओपन इंटरेस्ट करीब 185 लॉट है कल तक, और हमने 50 मीट्रिक टन का डिपॉजिट भी देखा, 40 मीट्रिक टन हो चुका है, 10 अभी प्रोसेस में है। तो हम यही आशा कर रहे हैं कि इस पहली डिलीवरी में ही आप देखेंगे, पहले सेटलमेंट में ही देखेंगे कि अच्छा डिलीवरी लगे। और जहाँ तक आपने पिछला जो क्वेश्चन किया था, तो इसका लॉट साइज भी बहुत छोटा है, करीब 1.5 लाख के आसपास का लॉट साइज है। तो उसके कारण क्या है, हर प्रकार के आदमी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, छोटा से छोटा इन्वेस्टर भी इसमें आ सकता है। ऋषि, बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। तो एज ऑफ नाउ जैन से अप्रैल तक के कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं, और जैसे ऋषि कह रहे हैं कि पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में, पहले ही महीने में यहाँ पर काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट देखने को मिला है। अनुज, आप अगर रबर फॉलो करते हैं तो क्या लगता है, किस तरह का पार्टिसिपेशन है, ब्रोकर्स के लिए यहाँ पर क्या फीडबैक है? देखिए, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो था पहले भी था, उसके बाद बंद हो गया था, बट अब जो लॉन्च हुआ है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हर तबके के लिए है, क्योंकि जो गाड़ी और व्हीकल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और जब से कोरोना वायरस आया है तब से ग्लव्स की जो डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ी है। तो नो डाउट कि अब एक ऐसा प्रोडक्ट हो गया है जो कि अब डेली यूज़र्स के लिए और जो गाड़ी चलाते हैं सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बड़ी बात देखें तो भारत के अंदर इस साल, हालांकि पेंडेमिक था, मगर जो गाड़ियों की सेल्स है, जो कार की सेल्स है, वो यहाँ पर काफ़ी बड़ी है। तो कहीं ना कहीं जो रबड़ की डिमांड है एज ए टायर, वो यहाँ पर निकल कर आ सकती है। तो हमने देखा है कि जो ट्रेंड बना है, अगर हम इसको लॉन्ग टर्म भी देखें तो पॉजिटिव साइड आता हुआ दिखता है। मगर ट्रेडिंग अगर हम देखें तो, क्योंकि अभी करंटली ओवरबॉट जोन में है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग में यहाँ पर देख रहा हूँ जो कि 15,100 तक यहाँ पर आ सकती है। तो अगर किसी को ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो मुझे लगता है कि बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए, मगर अगर किसी को पोजिशनल वे में करना है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर होल्ड करें, नीचे लेवल पर खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। और जहाँ तक ब्रोकर पॉइंट ऑफ व्यू का सवाल है, तो एक ऐसा कमोडिटी यहाँ पर लॉन्च हुई है जो कि डोमेस्टिक और ग्लोबली दोनों को इफेक्ट करती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी रहेगा। और दूसरी बड़ी बात की, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी हैं जो टायर को मैन्युफैक्चर करती हैं, तो डेफिनेटली हेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। जी हाँ, और याद रहे कि 40,000 प्रोडक्ट्स रबर के द्वारा यहाँ पर बनाए जाते हैं, एंड स्टार्टिंग राइट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटल, हॉस्पिटैलिटी, बलून्स, रबर स्टैम्प्स, काफ़ी सारी चीज़ों में यहाँ पर रबर का इस्तेमाल होता है। और टायर ऑफ कोर्स एक मेजर यहाँ पर सेक्टर है, जहाँ पर 65 to 70% जो वर्ल्ड का रबर है वो उसी एक सेक्टर में यहाँ पर जाता है। और क्लियरली ग्लोबल लिंकेजेस जिस तरह से हैं, रबर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कमोडिटी है, और भारतीय बाजारों में फाइनली हमने यहाँ पर वॉल्यूम्स और इंटरेस्ट पिकअप होते हुए देखा है। एक ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले नवनीत आपसे जानना चाहेंगे कि मेटल्स में क्या यहाँ पर अब रुख नजर आता है, क्योंकि बाइडेन नया स्टिमुलस लेके आने वाले हैं। उन्होंने यहाँ पर ब्रिजेस, पोर्ट्स, रोड्स को भी फिर से बनाने की बात की है, तो कंस्ट्रक्शन की डिमांड भी यहाँ पर बढ़ सकती है। उन सब का फायदा किन मेटल्स को और कितना मिलता हुआ देखते हैं आप? मनीषा जी, हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि जो 1.92 ट्रिलियन के आसपास का जो स्टिमुलस आएगा, उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमको स्टील, आयरन और प्राइसेस फेरस मेटल में देखने मिलेंगे, और नॉन फेरस स्पेस में कॉपर, जिंक और निकल पे देखने मिलेगा। तो अगर आप देखें तो पूरे कॉम्प्लेक्स में यही 3 कमोडिटीज जो है आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है। कॉपर पिछले साल करीब 27-28% गेंस के साथ क्लोज किया, और सिमिलरली 22% गेंस के साथ जिंक क्लोज किया है। निकल भी अच्छी खासी बढ़त के साथ क्लोज किया, और इस साल में भी स्ट्रॉन्ग लेवल्स के साथ ट्रेडिंग होती हुई नजर आ रही है। तो मेरा मानना यह है कि पॉजिटिविटी इन तीनों में ही कंटिन्यू रहनी चाहिए। इन तीनों में हमको सबसे बेस्ट क्या रहेगा, इसको पिक एंड चूज करना रहेगा। स्टील और स्टेनलेस स्टील की डिमांड को देखते हुए मुझे लगता है कि निकल जो है वो सबसे आउट परफॉर्म या सेफेस्ट रहेगा एज कम्पेयर टू ऑल द 3 मेटल्स, और उसमें जो स्ट्रेंथ है वो आने वाले समय में थोड़ी सी और गहरा सकती है, और 20 से 21 हज़ार डॉलर तक के भी लेवल हमको अगले इस क्वार्टर में या अगले क्वार्टर में देखने मिल सकते हैं। चलिए, वो चुनिंदा मेटल्स हैं जिन पर आपकी नजर रहनी चाहिए, जिनको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा यूएस की पॉलिसी चेंजेस से। लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो दर्शकों को भी करेंगे शो में शामिल, लेंगे उनके भी सवाल। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है, और अपने दर्शकों को अपने साथ यहाँ पर अब अपने शो में जोड़ेंगे। और सबसे पहले एक व्हाट्सएप पढ़ लेते हैं। दीपक मालेगांव महाराष्ट्र से लिखते हैं कि 50 टन कपास खली इनके पास है, जो कि इन्होंने 2025 के लेवल्स पे ली है, और भी खरीदना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि भाव कहाँ जाएंगे। अनुज, क्या राय देंगे? देखिए, हमारा टॉपिक भी आज हमने कपास खली को रखा है। मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। इनिशियली हमें लगता है कि 2150 से लेकर 2200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। कल काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिला है, तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिकवरी यहाँ पर आ सकती है। तो मुझे लगता है कि इनको अपनी जो पोजीशन है बाय की, उसको होल्ड करें। 2200 तक के टारगेट यहाँ देखने को मिल सकते हैं।
और ये जानना चाहते हैं कि अगर इनको और खरीदना हो तो क्या ये स्तर अभी भी बेहतर है? देखिए बिल्कुल मुझे लगता है कि ये स्तर भी बाई के लिए है, यहाँ पर खरीदारी और ऐड कर सकते हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ से 100 से 150 रुपए की तेजी और यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऑलराइट, कपास खली में आज 1.25% की तेजी है, यहाँ से भी खरीदारी के मौके हैं और आज की टॉप पिक अनुज की कपास खली में ही थी, तो अच्छी खासी बढ़त की उम्मीद यहाँ से भी है। एक और व्हाट्सएप है रविंद्र का, दिल्ली से सोना खरीदना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि नियर टर्म में क्या रेंज रह सकती है और अगर वो खरीदें तो क्या अपसाइड लेवल्स देखने को मिलेंगे? नवनीत। अगर ये शॉर्ट टर्म के ट्रेड की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि 100-125 रुपए की जो फॉल आएगी उस पर 49,500 के आसपास बाई किया जा सकता है। 49,350 का आप स्टॉप लगाइए एंड 49,900 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। अगर इनका सवाल मीडियम टर्म के लिए है तो मुझे लगता है कि करीब 800 से 1000 रुपए की तेजी हम निचले लेवल से ऑलरेडी सोने में देख चुके हैं। अगर अगले हफ्ते या अगले 10-15 दिनों में 49,000 के नीचे के स्तर फिर से इनको देखने मिलते हैं तो डेफिनेटली बाई की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। 48,700 आपका स्टॉप लॉस रहेगा और वापस 50,200 तक के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, वो सोने में यहाँ पर रेंज है और नवनीत की आज टॉप पिक भी सोने में थी, जहाँ पर वो 49,900 के इमीडिएट टारगेट्स बनता हुआ देखते हैं और नियर टर्म में 50 तक के लेवल्स भी यहाँ पर टूट सकते हैं। हमारे साथ हरिकेश संगरूल पंजाब से अब यहाँ पर फोन लाइन पर हैं। हरिकेश जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? हरिकेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, क्या सवाल है आपका? हरिकेश जी यहाँ पर संपर्क में दिक्कत है, लेकिन सोयाबीन के 5 लॉट इन्होंने खरीदे हैं 45-60 के लेवल्स पे। अनुज जानना चाहते हैं थे ये कि आगे जाकर भाव कैसे रह सकते हैं? देखिए सोयाबीन में मुझे लगता है कि एक बार ये निकल जाए, क्योंकि हमने पिछले 2 दिनों में गिरावट बनती हुई देखी है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है, तो अभी ये लेवल्स खरीदारी के लिए नहीं है, थोड़ा वेट एंड वॉच करें। एक्सपेक्टेड है कि नीचे 4400 रुपए तक के लेवल आ सकते हैं, तो एक बार इनको यहाँ पर, क्योंकि अभी इनकी पोजीशन की प्रॉफिट में है, तो एक बार निकल सकते हैं। हमें लगता है कि एक बार थोड़ा वेट एंड वॉच करें। भाव ओवरबॉट में है, एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है जो कि 4400 तक आ सकती है, तो 4400 के आसपास फ्रेश बाई कर सकते हैं, मगर ये रेट पे मुझे लगता है कि इनको निकल जाना चाहिए अभी। ओके, सोयाबीन अगर खरीदा हुआ है तो ये स्तर बेहतर है मुनाफा वसूली के लिए। एक डिप की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर इस काउंटर पर है। अजीत मेहरूत यूपी से हमारे साथ फोन लाइन पर है। अजीत नमस्कार, क्या है आपका सवाल? मेरे पास मेंथा के 4 लॉट हैं जी, और 1050 के रेट से क्या करना है उसमें? मेंथा में जोरदार गिरावट पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली थी। अनुज क्या राय देंगे? इन्होंने 1050 के लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी की है। देखिए मेंथा में मुझे लगता है कि अभी कुछ गिरावट यहाँ देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट साइड जाएं तो डिमांड अभी उतनी नहीं है, तो फिलहाल मुझे लगता है कि थोड़ा वीकनेस का ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो बेटर है कि मुझे लगता है कि एक बार निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ और गिरावट आगे देखने को मिल सकती है। और कहाँ सपोर्ट लेवल्स फिर बनेंगे अनुज? क्योंकि हमने यहाँ पर 5 महीने के लोज तक मेंथा को गिरते हुए देखा है, ये कल था। देखिए मुझे लगता है कि नीचे करीबन 850-800 के आसपास के लेवल जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर खरीदारी की पोजीशन में ना बने। यहाँ से और करीबन 100 रुपए तक की मंदी मेंथा तेल में देखने को मिल सकती है। वैभव राजकोट से हमारे साथ अब फोन लाइन पर है। वैभव नमस्कार, क्या है आपका सवाल? मैडम सिल्वर 63,000 तक कब तक आ जाएगा? आपने खरीदा है चांदी या बेचा हुआ है? नहीं, अभी पोजीशन नहीं लगी। अभी पोजीशन नहीं है, नील है। ओके, वैभव जानना चाहते हैं कि चांदी में गिरावट क्या देखने को मिलेगी? 63,000 तक के लेवल्स क्या पॉसिबिलिटी है नवनीत? हमने पिछले हफ्ते करीब 64,000 के आसपास चांदी को आते हुए देखा था और फिर से एक तेजी का रुख आया है चांदी में, जो कि प्राइसेस को 67,000 तक ले आया है। मुझे लगता है कि कोई भी मैसिव डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी है 64,000 के आसपास भी। 63-62 आएगा कि नहीं आएगा ये कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। काफी सारे निवेशक इसका वेट कर रहे हैं, बट मेरे ख्याल से एक अक्यूमुलेटिंग जोन ध्यान रखना चाहिए 64,000 से 62,000 के बीच, जहां पर धीरे धीरे ऐड करने के लिए पॉसिबिलिटी रहेगी। नवनीत, काफी लोग ये मानते हैं और ये एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये साल चांदी सोने को आउट परफॉर्म कर सकती है, तो किस तरह की आउट परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन है? जी बिल्कुल, मैं भी यही मानता हूँ कि चांदी इस साल सोने का आउट परफॉर्म करेगी। पिछले साल भी हमने देखा कि बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में अच्छी तेजी थी और चांदी ने सडनली कुछ महीनों के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, बाद में थोड़ा सा लल था। मेरे हिसाब से सस्टेन्ड रैली इस साल भी कंटिन्यू रहनी चाहिए, बट जैसे आप जानते हैं मनीषा जी कि गोल्ड जो है वो हर मंथ या हर ऑल्टरनेट मंथ आपको इंक्रीमेंटल गेन देता है। चांदी ऐसा हो सकता है कि 3 से 4 महीने तक बिल्कुल सुस्त पड़ा रहे और अचानक से 15 से 20% की बढ़त दिखाए। तो मेरे ख्याल से निवेशकों को तुरंत एक अपॉर्चुनिटी मिले तो निवेश करके रखना पड़ेगा और 6 से 8 महीना या साल भर भी उस पोजीशन को इंटैक्ट रखना पड़ेगा।
करीब 80 से 82 हज़ार तक के टारगेट हमारे दिमाग में है इस साल के लिए चांदी के लिए। तो यहाँ से करीब 30% के आसपास की रैली हम एंटिसिपेट कर रहे हैं चांदी में। ऑलराइट, नियरली 48% के गेन्स हमने पिछले साल यहाँ पर चांदी में आते हुए देखे थे और जैसे नवनीत कह रहे हैं कि 62 और 65 हज़ार के बीच में यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए और ऊपर में 80-82 हज़ार तक के लेवल्स यहाँ पर चांदी आपको इस साल भी दे सकती है। जैसे नवनीत ने कहा, ऑफ कोर्स वो अब प्राइस या टाइमलाइन थोड़ी सी आगे पीछे यहाँ पर रह सकती है। लेकिन इसी के साथ ये शो समेटने का वक्त है। अनुज, नवनीत, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी राय देने के लिए। लेकिन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।